तो हम लोग दिनेश रावत सर से बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे सर के बिजनेस लाइफ के बारे में और उनके साथ साथ और भी एक चीज़ जानेंगे कि अभी जो पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा चल रहा है उसके बारे में सर का क्या राय है। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। तो सर एक चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं, अभी जो पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा चल रहा है तो उसके बारे में आपका क्या राय है। ऐसा है कि इसके बारे में एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा, क्या है कि 97% लोग समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कोई नेगेटिव चीज़ है, गैम्बलिंग का चीज़ है, इनलीगल चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और गवर्नमेंट जो बैन करना चाहती है वो क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन को बैन नहीं करना चाहती है। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के लिए सरकार का एक बहुत बड़ा ब्रॉड आउटलुक है। अच्छा, क्योंकि इससे तो देश का ग्रोथ होना है ना। क्योंकि हमारे यहाँ जो इतने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो ब्लॉकचेन में और क्रिप्टो करेंसी में तो लोग काम करेंगे ना। ठीक सर। सब कोई तो उसको खरीदना बेचना नहीं करता, इसमें और भी बहुत सारा काम है। जैसे आईटी इंडस्ट्री में सब कोई कॉल सेंटर लेके नहीं बढ़ता है, कॉल सेंटर के पीछे भी बहुत सारा काम होता है। तो इसी तरीके से और फिर यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो बैन कर सकती है वो ये है कि वो ये बोल सकती है कि आप फॉरेन एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अच्छा, जो इंडियन एक्सचेंज है, लेकिन उसके भी कई नुकसान हैं क्योंकि इंडियन एक्सचेंज वो फैसिलिटी नहीं दे सकता जो इंटरनेशनल एक्सचेंज देते हैं। तो कुछ भी हो इस तरीके से होगा, कुछ रेगुलेशन आएगा। सरकार चाहेगी कि इसमें जो भी इनकम हो रही है उसका सरकार के पास रिकॉर्ड हो, वो सब के लिए कुछ कर सकते हैं। बाकी तो टैक्सेबल है। जो क्रिप्टो करेंसी में कोई भी कमाता है तो उसका पैसा तो उसके इंडियन बैंक से जाता है, अल्टीमेटली इंडियन बैंक में आता है। अच्छा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो टैक्सेबल है ही। तो जो भी कमाता है क्रिप्टो करेंसी में वो टैक्स देता है। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कुछ क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई खतरे का चीज़ नहीं है। अच्छा। सरकार भी इस तरीके से बिहेव कर रही है क्योंकि मासे समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देश में खुशहाली हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से हज़ारों चीज़ों की ट्रेडिंग होती है उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी है। अच्छा, फ़र्क ये है कि इसका वॉल्यूम बढ़ा है और इसकी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो सर आपका जो बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया। ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया 1986 में। अच्छा, क्योंकि मेरी मैरिज हुई 1982 में और उसके बाद मेरी वाइफ का बड़ा प्रेशर रहा कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिसमें श्रीलंका का कनेक्शन हो। अच्छा, तो मेरा तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं, किसी भी लाइन में कोई भी एक्सपोजर था नहीं और कैपिटल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका बहुत प्रेशर रहा और मैंने फिर रिज़ाइन किया। मैं लास्ट इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड में काम करता था। अच्छा, मैंने रिज़ाइन किया और फिर एकदम छोटे लेवल से काम चालू किया। क्या काम था? कैरियर की तरह से बैग में जो है सामान लेके श्रीलंका जाता था। अच्छा, बेच देता था कोई छोटे छोटे आइटम, श्रीलंका से कुछ आइटम ले आता था, यहाँ पे बेच देता था। इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, लेकिन 3 साल बहुत कठिन समय गया, लेकिन इसके बाद जो है भगवान ने रास्ता दिखाया। अच्छा, और पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लाइफ में पूरा बदलाव आ गया। अच्छा, और उसके बाद बहुत बड़े स्केल का बिजनेस करने लग गए। कई देशों में अपने ऑफिस बन गए। अच्छा, 20 कंपनी में तो मैं डायरेक्टर था। कई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर था, बड़े बड़े क्लब्स का मेंबर था। तो बस इसी तरीके से ये यात्रा चालू हुई। अच्छा, तो सर आपने आपका बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, वो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो ये तो हम लोग के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। सिर्फ विदाउट कैपिटल, विदाउट एक्सपीरियंस ही नहीं, एक नई जगह पे श्रीलंका। अच्छा? एक दूसरा देश जिसका मेरे को कल्चर नहीं मालूम, वहाँ का सिस्टम नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, और
सिर्फ वही नहीं, 3 छोटे बच्चे, तीनों 3 साल के नीचे, उनको मैनेज करना, उनको पालना पोसना, और चारों तरफ से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन यही है कि उसमें जो है, कहते हैं ना, भगवान का हाथ और साथ रहा, मेरे को रास्ता मिला। मैंने लॉ ऑफ सक्सेस किताब को पढ़ा, उसको समझा। अच्छा। लॉ ऑफ सक्सेस की किताब बड़ी वैल्यूएबल किताब है और बड़े अजीब तरीके से ये मेरी लाइफ में आ गई। अच्छा। और उसके बाद जो है, आई वॉज एम्पावर्ड। हमने बहुत बड़ा अपना लाइफ का गोल बनाया, लेकिन उसमें भी थोड़ा कमजोरी था। फिर उसमें जैसे बताया गया है 16 प्रिंसिपल्स फॉर ए सक्सेसफुल पर्सन, तो उस 16 प्रिंसिपल जो भी फॉलो करेगा वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगा। अच्छा। मैंने उसको पूरा मास्टर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं टेक ऑफ नहीं कर रहा था। अच्छा। तब मैंने फिर से एनालाइज किया तो देखा कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन, उसमें एक चैप्टर है। अच्छा। उसमें मेरा मास्टरी नहीं हो रहा है। मैंने माइंड इज़ लाइक ए ड्रंकन मंकी। अच्छा। एक बार इस सोच पे जाता है, एक बार उस सोच पे जाता है, लेकिन उस चैप्टर के हिसाब से हमको जिस चीज़ पे सोचना है लगातार उस पर सोच सकें जब तक हमको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। अच्छा। वो नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे को किसी मैनेजमेंट गुरु ने बताया कि ये आपको स्पिरिचुअलिज्म में सीखना पड़ेगा। अच्छा। एंड दैट इज़ नथिंग बट मेडिटेशन। अच्छा। क्योंकि मैं तो खोज रहा था सिल्वा माइंड कंट्रोल करना, पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स करना, लेकिन मेरे को वो ऑस्ट्रेलियन एक गुरु है, मैनेजमेंट गुरु है, वो मिला। तो उसने मेरे को बताया कि इसके लिए आपको कहीं विदेश में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। ये साइंस तो इंडिया का है, कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन या फोकस्ड अटेंशन या मेडिटेशन, जो भी है ये इंडिया का साइंस है और इंडिया ने ही सारी दुनिया को दिया है। तो फिर उसके बाद जो है, मैंने बहुत जगह मेडिटेशन सीखने की कोशिश की, नहीं सीख पाया क्योंकि उनके बहुत सारे इफ एंड बट्स थे। अच्छा। लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी में आया और वहाँ पे 7 दिन में मैं मेडिटेशन करना सीख गया। अच्छा। अब बस वहीं से मेरी लाइफ चेंज हुई। उसके पहले मैं दिन में 60 सिगरेट पीता था, 4 पैक विस्की के पीता था। अच्छा। टोटल नॉन वेजिटेरियन था। अच्छा। और ग्रोथ तो मेरे हथेली पे होता था। अच्छा। लेकिन आफ्टर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मैंने सब एकदम एक दिन में छोड़ दिया। सिगरेट, शराब, नॉनवेज, ग्रोथ एक दिन में छोड़ दिया। और वहीं से जो है मेरी राइट डायरेक्शन में जर्नी चालू हुई। अच्छा। और उसके बाद चलता रहा। सर, आपका मतलब ये जो लॉ ऑफ सक्सेस बुक्स है, ये आपका ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसके बारे में भी कुछ बोलिए हम लोगों को। ऐसा है, ये लॉ ऑफ सक्सेस किताब जो है, ये कोई ऑर्डिनरी किताब की तरह से नहीं है। अच्छा। इसकी तरह से मेरे ख्याल में दुनिया में आज तक कोई भी किताब नहीं लिखी गई, आज तक नहीं लिखी गई है। अच्छा। ये किताब की कहानी है करीब 100 साल पुरानी। अमेरिका का जो सबसे धनवान व्यक्ति था, उसका नाम था एंड्रू कार्नेगी। अच्छा। और वो कमर्शियल स्टील का प्रोडक्शन करता था। और उसकी स्टील जो है सप्लाई होती थी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स को, फोर्ड, जनरल मोटर्स, ये लोग को। तो उसका बैकग्राउंड ये था कि वो सिर्फ 2 साल स्कूल गया था। अच्छा। उसके बाद उसके माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं कर सके। अच्छा। तो वो अपना घर से निकल करके और जॉब करता था। किसी का बैग उठा देना, किसी का घर साफ कर देना, किसी का खेत में थोड़ा सा काम कर देना, छोटा छोटा काम करके। और वो लड़का अपने 30s में अमेरिका का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। अच्छा। अमेरिका का नहीं, उस समय तो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। तो उसको जब लोग बाग पूछते थे कि तुम इतना सक्सेसफुल क्यों हो, कैसे हो, तो वो उनको बताता था कि बिकॉज आई सेट ए गोल। अच्छा। आई क्रिएटेड ए मास्टर माइंड। हमने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाया,
तो लोग बोलते ये तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो लोग समझते थे कि जहाँ पे लेबर कुछ करना पड़ता है वही काम है। हाँ। बाकी बुद्धि का तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक। अपना दिमाग चलाता है, जैसे लोग सपना देखता है। हाँ। तो बुद्धि चला के भी सक्सेस मिलता है क्या, वो लोग के समझ में नहीं आता। अच्छा। ठीक है, वो लोग उससे बोलते थे नो नो, यू आर लकी, यू आर फॉर्चुनेट, गॉड इज काइंड टू यू, दैट इज वाई यू आर सक्सेसफुल। तो चुप हो गया, बोले ठीक है भैया आप लोग बोलते हैं तो ठीक है वही सही। तो एक दिन क्या होता है, उसके पास एक 19 साल का एक यंग जर्नलिस्ट आता है। अच्छा। वो एक मैगजीन के लिए काम कर रहा था और वो मैगजीन वेल्थ के ऊपर आर्टिकल निकालना चाहती थी। तो वो जो है एंड्रू कार्नेगी के पास आया और उससे बोला सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। अच्छा। तो एंड्रू कार्नेगी बोला क्यों तुम मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो? बोला सर मैं पता करना चाहता हूँ आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। अच्छा। बोलो उसके लिए इंटरव्यू की क्या दरकार है, मैं तुमको अभी बता देता हूँ। ठीक। आई एम लकी, आई एम फॉर्चुनेट, गॉड इज काइंड टू मी, दैट इज वाई आई एम सक्सेसफुल। अच्छा। तो बोलता है ओके सर गिव मी टाइम फॉर इंटरव्यू। बोलता अरे देन व्हाई डू यू नीड टाइम फॉर इंटरव्यू, मैंने तो तुमको बता दिया कि मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ, फिर तुम क्यों मांग रहे हो समय। तो बोलता है सर आई डोंट एग्री टू व्हाट यू से। बोला क्यों, क्यों तुम नहीं मानते हो, सारी दुनिया मानती है, सारा अमेरिका मानता है, फिर तुम क्यों नहीं मानते हो। तो बोलता है सर अगर आप लक्की होते, आप फॉर्चुनेट होते, गॉड आप पे मेहरबान होता, तो क्यों सिर्फ आपके ऊपर गॉड मेहरबान होगा। इतने सारे लोग चर्च में जाते हैं, सर्विस करते हैं, इतना तरह तरह से वर्शिपिंग करते हैं, गॉड तो उनको काइंड क्यों नहीं है। और आप लक्की और फॉर्चुनेट हैं तो क्यों दूसरे लोग क्यों नहीं है इतना लक्की और फॉर्चुनेट। ठीक ठीक। और आप लक्की एक बार हो सकते हैं, बार बार नहीं हो सकते ना। आपकी कितनी लाइफ में कितनी बार आपका अप एंड डाउन आया, आपकी फैक्ट्री एशेस हो गई थी 2 दफ़े, फिर से आप ऊपर आ गए, तो ये तो लक नहीं होगा ना। ठीक। इसमें ज़रूर आपका कोई काम है। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है एंड्रू कार्नेगी वो समझ गया कि इस लड़के में पार्ट्स है। बोलता अच्छा ठीक है तुमको कितना समय चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो नेपोलियन हिल जो जर्नलिस्ट है बोलता है सर आप जितना समय देंगे। बोला तुम जितना समय मांगोगे मैं उतना समय दूंगा। ठीक। कल्पना कर सकते हैं उसने कितना समय मांगा ना। उसने कहा सर गिव मी ए वीक्स टाइम, मेरे को 1 सप्ताह का समय दीजिए। और एंड्रू कार्नेगी क्या बोलता है, ओके यू कैन बी विथ मी फ्रॉम माई ब्रेकफास्ट टेबल टिल डिनर टेबल। अच्छा। और इस तरीके से उनका इंटरव्यू चल रहा था। वो सब उसको ऑब्जर्व करता था, कैसे डिसीजन ले रहा है, कैसे मीटिंग अटेंड कर रहा है, कैसे लोगों को मोटिवेट कर रहा है, कैसे लोगों को ट्रेन कर रहा है। और जब दरकार होता था क्वेश्चन पूछता था। तो इस तरीके से इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। 3 दिन ख़त्म हो गया। तो ये जर्नलिस्ट से ये अचानक पूछता है इंडस्ट्रियलिस्ट, बोलता है नेपोलियन आर यू विलिंग टू स्पेंड 20 years ऑफ योर लाइफ ऑन ए वर्थवाइल कॉज बट योर मॉनिटरी रिजल्ट्स विल कम ओनली आफ्टर 20 years। अच्छा। यानी कि उससे बोल रहा है कि क्या तुम 20 साल अपने जीवन का देने को तैयार हो और तुमको फाइनेंशियल रिटर्न जो है 20 साल के बाद ही मिलेगा। और फिर क्या बोलता है, तुमको इसका जवाब हाँ या ना में देना है 30 सेकंड में। अच्छा 3 सेकंड में? 30 सेकंड में, 30 आधा मिनट। अच्छा अच्छा। तो नेपोलियन हिल जो है सोचता है कि हम क्या सोचें, 30 सेकंड में हम क्या सोच सकते हैं। हाँ ठीक। तो हमारे पूरे जीवन का सवाल है। हाँ मैंने 19 साल के लड़के के लिए 20 साल तो पूरा जीवन हो गया। पूरा जीवन हो गया। तो उसने 15 मिनट तो उसको ये सोचने में लग गया कि हम क्या 30 सेकंड में क्या सोच सकते हैं। लेकिन उसने 10 सेकंड में ये सोचा कि कौन मेरे को बोल रहा है, उसको तो मैं जानता हूँ, उसको तो मैंने इंटरव्यू ले लिया है, उसकी क्या डेप्थ है मैं समझ गया है, अब मेरे सोचने का क्या है।
और 25वें सेकंड में उसने कहा यस सर। अच्छा। और फिर वो बोलता है कि बताइए मेरे को क्या काम है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट बोलता है कि जिस तरीके से तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इस तरीके से तुमको 500 सक्सेसफुल आदमी का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। मैं अकेला सक्सेसफुल आदमी नहीं हूँ, मैं पैसा कमाने में सबसे सक्सेसफुल हूँ, लेकिन और भी कितने सारे प्रोफेशन हैं, मेडिकल प्रोफेशन है, डॉक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, बेसबॉल प्लेयर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, मैजिशियंस हैं, बहुत सारे वोकेशंस हैं, सब बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं। और सिर्फ अमेरिका क्या, सारी दुनिया में। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है, वो भी सक्सेसफुल है। तो तुमको इस तरीके से 500 लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं। उसने 500 लोगों का इंटरव्यू लिया। उसमें मिस्टर रिगली जो उस समय के, जिनका च्युइंगम का ब्रांड अभी तक चलता है। अच्छा। मिस्टर पार्कर पेन अभी भी चलता है। हेनरी फोर्ड, इस तरीके से 500 लोगों का इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू लेने के बाद उसने सबका एसेंस निकाल करके देखा कि 16 प्रिंसिपल्स हैं और वो 16 प्रिंसिपल जो भी अप्लाई करता है लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। अच्छा। और मैंने उसी से चालू किया, लेकिन 16 प्रिंसिपल में मेरा एक प्रिंसिपल स्ट्रांग नहीं था। अच्छा। और वो था कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन। उसका सपोर्ट मेरे को मेडिटेशन से मिला। अच्छा। और उसके बाद जो है मेरी जर्नी चालू हुई। अच्छा। तो सर एक बात बोलिए, आप आपका जो इतना सक्सेसफुल बिजनेस रहा तो उसको छोड़ के अब ये गार्डनिंग के लाइन के ऊपर और एनवायरनमेंट के लाइन के ऊपर क्यों आ गए और कैसे आप ग्रीन मिरेकल मैन बन गए? ऐसा है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बेसिक कारण ये है कि मेरे को हमेशा एक डिवाइन इंस्पिरेशन आता रहा। अच्छा। और वो ये था कि हमको जो है ह्यूमैनिटी का सेवा करना है कई तरीके से। और मेरे को कभी ये नहीं आता था कि मेरे को अपने पैसे के द्वारा, धन के द्वारा मनुष्यों का सेवा करना है। अच्छा। मेरे को हमेशा यही रहता था कि पैसा कमाने वाले तो पृथ्वी में लाखों लोग हैं, अरबों अरबों रुपया रोज कमाया जा रहा है, तो पैसा कमाने वाले तो बहुत हैं। अच्छा। अगर मानवता की सेवा करना है तो कुछ दूसरा होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये है कि आज के दिन जो है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। तो उधर श्रीलंका में सुनामी का मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था, तो मेरे दिल में यही था कि मेरे को एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा। और एक्सपोर्ट के बिजनेस में जब थे तो यहाँ पे हमने करीब 25 एकड़ ज़मीन खरीद लिया था। तो हमने सोचा इसी में जो है एग्रीकल्चर, फार्मिंग, प्लांटेशन का काम करें। और जब यहाँ पे ये काम चालू किया तो क्या हुआ कि मैंने नर्सरी स्टार्ट की, और ये नर्सरी इंडस्ट्री में हमारा एक मॉडल अलग था। अच्छा। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो दूसरा था। मेरा दूसरे नर्सरी वालों की तरह से बैकग्राउंड था नहीं। दूसरे नर्सरी वाले बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, किसान लोग, डेवलप नर्सरी। मेरा क्या था, मैं तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग से था। इतने सारे देश में घूमा, दुनिया के, अमेरिका के, यूरोप के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के सब गार्डन सेंटर देखता था। तो मेरा एक दूसरा विज़न था। तो मेरा विज़न था कि हमारे इंडिया में भी एक गार्डन सेंटर हो जिसमें A to Z हर चीज़ मिले, लोगों को इंस्पिरेशन मिले, ट्रेनिंग मिले। अच्छा। और हर आइटम मिले, पेड़ पौधा, नॉन प्लांट्स A to Z। अच्छा। तो ये एक मेरा टारगेट था। तो इसलिए जो है मैंने अपना इंटरनेशनल ट्रेडिंग का काम आस्ते आस्ते कम कर दिया। अच्छा। और मैंने अपना घर भी यहाँ पे ग्रीन मॉल में शिफ्ट कर दिया। अच्छा। और 20 साल से मैं ग्रीन मॉल में ही रहता हूँ, एकदम मिट्टी के संग जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। पेड़ पौधों के संग जुड़ा हुआ हूँ। रोज़ बगीचे में, मेरे ग्रीन मॉल में मैं हेड माली हूँ। अच्छा। तो इस तरीके से जो है इस एनवायरनमेंट लाइन में आ गया। और
इसी में जो है भगवान ने मेरे हाथ से बहुत कुछ कराया। मैंने इंडिया में 200 तरह के पाम इंट्रोड्यूस किए। अच्छा। कोकोपीट जो है वो इंडिया में कहीं पे यूज़ नहीं करते थे प्लांटेशन में, उसको मैंने लोगों को सिखाया कि किस तरीके से पॉट प्लांट में कोकोपीट हम लोग यूज़ करके पॉट प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। इंडियन बोटेनिकल गार्डन उन लोग के संग MOU किया। अच्छा। इंडियन बोटेनिकल गार्डन को बहुत सारा हमने सपोर्ट दिया, उनको बहुत तरह के पाम्स दिए, बहुत तरह के सनसिवेरिया वगैरह दिए। तो इस तरीके से मैंने जो है कलकत्ता के मेयर को जो है पूरा एक प्रोजेक्ट दिया था कि किस तरीके से कलकत्ता को एक ग्रीन सिटी बनाया जा सकता है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को एक प्रपोज़ल दिया था कि किस तरीके से हम पूरे इंडिया को एक ग्रीन बना करके एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी चालू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे TMC गवर्नमेंट को भी एक प्रोजेक्ट दिया था, सबुज बांग्ला, सबुज संसार। अच्छा। तो इस तरीके से काफ़ी भगवान इंस्पिरेशन देता रहा, मैं लोगों को बताता रहा। अच्छा। और अभी भी मेरे को जो है नर्सरी मैन एसोसिएशन में यहाँ पे ईस्टर्न जोन में प्रेसिडेंट चुना है, ऑल इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से। अच्छा। तो बस ये चल रहा था। अच्छा। तो सर अभी तो आप ग्रीन मॉल भी नहीं देख रहे हैं? नहीं, अब जो है ग्रीन मॉल का जितना भी सारा बिजनेस है वो मैंने बच्चे लोग को सौंप दिया है। मेरे बेटे बेटी दामाद ये लोग सब इसको देख रहे हैं। अच्छा। और मैं तो अपना पूरा यही तरह तरह के रिसर्च और लोगों को एडुकेट करना। अच्छा। जैसे मैं सक्सेस के ऊपर क्लास चला रहा था, ग्लोरीज ऑफ इंडिया के ऊपर चला रहा था। अच्छा। एनवायरनमेंट के ऊपर, होम गार्डनिंग के ऊपर चला रहा था, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर चला रहा था, और अब जो है ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। अच्छा। सर आपने तो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया है और मैंने देखा आपका एक वेबसाइट भी है, तो सर ये सब टाइम आपको कैसे मिल जाता है? असल में क्या है कि ये ग्लोरीज ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही रहस्यमयी है। हम लोग जितना भी इतिहास जानते हैं सब झूठा है। अच्छा। ये मेरे को करीब 35 साल पहले मेरे को थोड़ा फीडबैक मिला। अच्छा। कि इंडियन जो हिस्ट्री है इसको काफ़ी मैनिपुलेट किया गया है। और फिर मैं इसकी बहुत गहराई में गया और एकदम चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई, जैसे जीसस क्राइस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है, वो इंडिया का प्रोडक्ट है। अच्छा। वो 120 साल जिंदा रहा और उसमें जो है करीब करीब 100 साल वो भारत में रहा। ऐसी ऐसी चीज़ें छुपाई गई हैं और सारी झूठी थ्योरी बनाई गई हैं। बिग बैंग की, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, संस्कृत की आर्यन थ्योरी ऑफ इन्वेजन, ये सब इतनी सारी झूठी थ्योरी बनाई गई है। इसलिए एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था। अच्छा। तो ये सब को मैंने बहुत रिसर्च किया और इस रिसर्च को मैंने ऐसा नहीं कि किताब पढ़ पढ़ के किया, वो सब साइट्स पे जा करके देखा। अच्छा। अब जैसे जीसस लद्दाख में हेमिस मोनेस्ट्री में 5 साल रहा, मैं हेमिस मोनेस्ट्री में जा कर के रिसर्च किया। अच्छा। जीसस की कब्र श्रीनगर में है, रोजाबल बुल के एरिया है खनियार में। अच्छा। वहाँ पे उसकी कब्र में जा कर के वहाँ पे फिदा हसनैन करके हिस्टोरियन था, उसके संग मिल करके उससे पूरी बात करके सब कुछ समझा। अच्छा। जर्मनी का एक ऑथर है होल्जर क्रिस्टियन, उससे हमने बात किया, उसने किताब लिखी है जीसस लिव्ड इन इंडिया। अच्छा। इसी तरीके से मैं 60 देशों में जब घूमता था तो वहाँ पे जाके हिस्टोरियन लोग से बात करता था, इराक, सीरिया, ईरान, आपका इजिप्ट, तो ये सब जगह जा कर के मैं पूरा रिसर्च करके। अच्छा। तो ये बहुत रहस्यमयी है, तो उसी के लिए मैं काफ़ी वीडियो बनाया हूँ। अभी तो उसकी बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट डिविएट हो जाएगा। अच्छा। लेकिन इसके लिए मैं स्टडी करता रहा, अपना बिजनेस के साथ में ग्रीन मॉल में काम करते हुए भी मैं इसमें स्टडी करता रहा। अच्छा। मेरी हमेशा यह आदत रही कि
मैं 1 मिनट भी समय अपना वेस्ट नहीं करता हूँ, कुछ ना कुछ पाता रहता हूँ। अच्छा। या तो पाता हूँ या देता हूँ। अच्छा। ने आई स्पेंड माई टाइम ईदर फॉर माई बेनिफिट और समबडी एल्सेस बेनिफिट। अच्छा। तो सर मैंने सुना आप गाना भी लिखते हैं और किताब भी लिखते हैं। हाँ, किताबें लिखी है, कई किताबें लिखी है गार्डनिंग के ऊपर, पाम्स फॉर इंडिया, अच्छा, सोरिंग हाइट्स, ग्रीन योर सराउंडिंग। अभी एक नई ई बुक निकाली है, गार्डनिंग टिप्स करके कुछ है। अच्छा। और एनवायरनमेंट के ऊपर तो मैंने करीब 10-12 साल पहले 2 ऑडियो एल्बम बनाए हैं। अच्छा। जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड के गाने हैं, जिसको मैंने बॉम्बे के आर्टिस्ट लोगों से रिकॉर्ड करवाया है। अच्छा। बॉम्बे में उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, एडिटिंग हुई है, बहुत अच्छे लेवल के गाने हैं। ये सब चीज़ें मैं करता रहता था, इसीलिए जो है लोग कोई ग्रीन गुरु, कोई ग्रीन मिरेकल मैन इस तरीके से बोलते रहते हैं। अच्छा। वैसे मेरा मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप लाइफ में इतना सक्सेस किए हैं तो आप सक्सेस कोच क्यों नहीं बन जाते? ऐसा है, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हाँ। और मैं सक्सेस कोच बनना भी चाहता हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 2008 में मैंने निश्चय किया था किताब निकालने का, स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट। अच्छा। और उसका एडवर्टीजमेंट मेरी पाम्स फॉर इंडिया किताब में भी है। अच्छा। लेकिन क्या हुआ कि इतने सारे इन्वॉल्वमेंट रहते थे, और अभी मैंने वीडियो भी बनाए हैं, पूरे सीरीज़ है 65 वीडियो का। अच्छा। कोई भी उस 65 वीडियो को देखेगा वो एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा। और मेरे जो सक्सेस के कोचिंग के जो वीडियोस हैं वो दूसरे लोग की तरीके से नहीं है। दूसरे लोग ट्यूटर हैं, टीचर हैं, वो पढ़ करके पढ़ाते हैं। अच्छा। हम तो पढ़े हैं। हाँ। वो लोग कमेंटेटर हैं। हाँ। मेरा क्या है कि मैं सिर्फ पढ़ा नहीं हूँ, मैंने ये सक्सेस की जितनी किताबें हैं 100 के करीब मैंने किताबें पढ़ी हैं। अच्छा। लेकिन मैंने देखा कि सबका फाउंडेशन वो लॉ ऑफ सक्सेस है। अच्छा। और सबकॉन्शियस माइंड है। तो मैंने सारा कुछ स्टडी किया, सबकॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अच्छा। एनीवे, प्लस मेरे इस नॉलेज के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरा एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस है एकदम नीचे से ऊपर आने का। बिल्कुल। तो मेरे से अच्छा सक्सेस कोच कोई हो नहीं सकता है। अच्छा। लेकिन क्या करें, कितनी चीज़ें करें, ठीक। एक लिमिटेशन होता है ना। सर। लेकिन अभी मैंने देखा कि लोगों को सबसे ज़्यादा जो दरकार है वो है लोगों को एक फाइनेंशियल सपोर्ट की। क्योंकि कोरोना के बाद जो है, लॉकडाउन के बाद लोगों की नौकरी चली गई है। हाँ। सैलरीज कम हो गई हैं, बिजनेस बंद हो गए हैं, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो इसलिए अभी मैं लोगों को क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में एडुकेट करना चाहता हूँ, जो कि उनके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। बहुत बढ़िया। तो सर बहुत ही इंस्पायरिंग रहे आपका ये लाइफ स्टोरी, और आज भी आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही मोटिवेटिंग है सर। और सर आपका ये कीमती समय के लिए धन्यवाद। माय प्लेजर।